नमस्कार और रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। ईरान का अल्टीमेटम, खाड़ी देशों के होटलों को अमेरिकी सैनिकों को ठहराने पर दी चेतावनी। इजराइल और अमेरिका के साथ जारी संघर्षों के बीच ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के होटल मालिकों को एक अल्टीमेटम जारी किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ठहराते हैं तो उनकी संपत्तियां वैध सैन्य लक्ष्य बन सकती हैं। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमलों और सहयोगी उग्रवादी समूहों के साथ संयुक्त अभियानों के बाद अमेरिकी सेना में क्षेत्रीय होटलों में शरण ली है। इन हमलों पर पूरे मध्य और पूरे अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। वहीं समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यह चेतावनी उन सभी ठिकानों पर लागू होती है जो विदेशी सैन्य कर्मियों को पनाह देते हैं, और अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहती हैं तो यह चेतावनी तत्कालिक प्रभाव से लागू की जाएंगी। इस संकट के बीच भारतीयों के लिए एक और राहत की खबर है। जगबसंत जहाज में 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह पर पहुंच गया है। जगबसंत जहाज देर रात पहुंचा और अब सागर लंगर डाले खड़ा है। जल्द ही एलपीजी को एमटी रोज में ट्रांसफर किया जाएगा। 1,000 मीट्रिक टन एलपीजी को स्थानांतरित करने में 1 घंटा लगता है, इसलिए पूरे स्टॉक को ट्रांसफर करने में लगभग 16 से 18 घंटा लगेंगे। यह एक गहरे समुद्र में होने वाला बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले लगभग 92,712 टन एलपीजी ला रहे एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। यह देश की लगभग एक दिन की खाना पकाने की गैस की खपत के बराबर है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 और दिनों तक हमला नहीं करेगा अमेरिका, ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की अपनी सीमा समय को 10 दिन आगे बढ़ाते हुए 6 अप्रैल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा ईरानी सरकार के अनुरोध पर किया है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें खाद्य, ऊर्जा और नगर विकास के विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष 160 रुपए अधिक है। 30 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा केंद्र किसान रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट कर दी है, जिसमें अन्नदाताओं को राहत मिली। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए क्विंटल अधिक है। वहीं 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं की खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के संकट के दावों पर अपनी बात रखी है। सीएम ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के संदर्भ में कहा है कि गल्फ वॉर की अफवाहों के बीच लोग अनावश्यक रूप से रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लाइनों में लग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता रहा तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ सकता है, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और अफवाहों से दूर रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई राष्ट्रीय चुनौती सामने आती है तो सरकार और जनता को मिलकर उसका सामना करना। नायाब सैन्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने देर शाम आदेश जारी करते हुए 63 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारी शामिल है। यह फेरबदल तत्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस बड़े फेरबदल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नई कमान सौंपी गई है, जिसमें गीता भारती को हिसार मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि गुरुग्राम मंडल की जिम्मेदारी रवि प्रकाश गुप्ता को सौंपी गई है। अमित कुमार अग्रवाल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हाल ही में उन्हें फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। पिछले साल युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश में हुए पहले चुनाव में उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी। 35 साल के शाह का राजनीति में उभरना नेपाली राजनीति में एक अहम बदलाव संकेत है। चुनाव प्रचार में बदलाव का उनका वादा उन मतदाताओं को पसंद आया था जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और रसूखदार के शासन से नाराज थे। शुक्रवार को पद संभालने से पहले शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, उन्होंने नेपाल के भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा एक गाना रिलीज किया। इस गाने को रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया। यह गाना उनके पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब वे अंडरग्राउंड रैप की दुनिया में सक्रिय थे और संगीत
के जरिए नेपाल में भ्रष्टाचार और दुनिया सामाजिक समस्याओं पर आवाज उठाते थे। राजधानी काठमांडू के मेयर के तौर पर सिर्फ 3 साल काम करने के बाद शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर इस महीने हुए आम चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। उनके समर्थक और उन्हें बदलाव का प्रतीक और नेपाल की पुरानी पीढ़ियों के नेताओं की नाकामियों से मुक्ति दिलाने वाला मानते हैं। नमस्कार, रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रोजाना इंडिया।